मॉर्निंग, मैं संदीप सर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक काल का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज किस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे? 16 महाजनपद का। देखिए, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। तो देखिए, जब हम लोग वैदिक काल का अध्ययन कर रहे थे तो वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग ऋग्वैदिक काल का अध्ययन किए थे। ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या देखे थे? आर्य कैसे थे? कबीलाई थे और किसमें विभक्त थे? जनों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किसमें विभक्त थे? जन में। और बाद में आगे चलकर हम लोग देखे उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? राजा की महत्ता बढ़ती है, अस्थायित्व जीवन आता है, कृषि का विकास हो जाता है। तो ऐसे में जनों का विस्तार होके क्या होते हैं? जनपद का अस्तित्व आता है, जिसमें हम लोग देखे थे कि कई जन क्या हुए थे? आपस में मिल गए थे और जनपद का निर्माण किए थे। उसके बाद हम लोग आगे क्या देखते हैं कि इन्हीं का जो विकास था उत्तरोत्तर होता रहा और आगे आके सूत्र काल में 600 से 300 BC के बीच यही जो जनपद थे वो किसमें तब्दील हो गए? महाजनपदों में तब्दील हो गए। तो देखिए, हम लोग क्या देखे थे कि जनों का विकास हुआ तो क्या हो गए? जनपद हो गए। और जनपद का विकास हुआ तो किसमें तब्दील हो गए? महाजनपद में तब्दील हो गए। और इसका सबसे मुख्य कारण किसको माना जाता है? लौह उपकरणों को माना जाता है, उनके प्रयोग को। लौह उपकरणों के प्रयोग हुआ तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ? अधिशेष उत्पादन हुआ। जब अधिशेष उत्पादन हुआ तो इसी को गार्डन चाइल्ड महोदय ने क्या बोल दिया? द्वितीय नगरीय क्रांति भी बोल दिया। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की जो प्रथम नगरीय क्रांति थी वो कहाँ पे हुई थी? सिंधु सभ्यता में हुई थी, जिसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। वही जो द्वितीय नगरीय क्रांति होती है वो कहाँ पर होती है? गंगा घाटी में। यहाँ पर अब क्या होता है? तेजी से नगरों का उदय होने लगता है, जिसको गार्डन चाइल्ड ने क्या बोला है? द्वितीय नगरीय क्रांति बोला है। और इसी समय हम लोगों को क्या होता है कि कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हम लोगों को थोड़े बहुत अंतर के साथ क्या होते हैं? 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो वो प्रमुख ग्रंथ कौन है? पहला कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। देखिए, सबसे अधिक आप लोगों के एग्जामों में अगर किसी से प्रश्न पूछा गया है तो यही पूछा गया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा एक तमिल ग्रंथ है, कौन सा? सिलप्पाधिकारम। तमिल ग्रंथ सिलप्पाधिकारम में भी हम लोगों को क्या है? कुछ महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसमें मगध, वत्स और अवंती का ही वर्णन मिलता है। आप लोग बस दो को मुख्य रूप से याद रखिएगा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में थोड़े बहुत अंतर के साथ इन 16 महाजनपदों का क्या है? वर्णन किया गया है, उल्लेख है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो 16 महाजनपद हैं, आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है इनसे कैसे पूछा जाता है? या तो इन महाजनपदों की राजधानियां पूछ दी जाती हैं, या इनकी वर्तमान में स्थिति कहाँ पर थी उससे संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या तो यहाँ के कोई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसमें भी खासकर इनकी राजधानियां ही पूछे जाती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो महाजनपद थे, अगर आप लोग ऐसे भारत का मैप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं ये इंडिया वाला पोजीशन है। और इन महाजनपदों का जो विकास हुआ था वो मुख्य रूप से किसमें हुआ था? गंगा घाटी में। लेकिन दो महाजनपद हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और एक महाजनपद राजस्थान में देखने को मिलता है, और एक महाजनपद कहाँ पर देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में। और एक महाजनपद कहाँ पर देखने को मिलता है? मालवा वाले क्षेत्र में। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में पूरे 16 गंगा घाटी में नहीं थे, बल्कि कुछ गंगा घाटी के अलावा अलग भी थे। तो इन 16 महाजनपदों
10 महाजनपद ऐसे थे जो मुख्य रूप से कहां पर थे, गंगा घाटी में विस्तृत थे। तो आप लोगों से एग्जामों में पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद में से कितने ऐसे महाजनपद हैं जो प्रमुख रूप से गंगा घाटी में स्थित है। तो कितने महाजनपद हैं, 10 महाजनपद हैं। उसके बाद जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा देखे थे, उसी तरह इन महाजनपदों की भी स्थिति देख लेते हैं कि सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद स्थित था, कंबोज। सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद स्थित था, कंबोज। ये कहाँ पे है, देखिए ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर और राजौरी वाले क्षेत्र में स्थित है। कुछ लोग इसको अफगानिस्तान से भी जोड़ के देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था, अस्मक था। अस्मक देखिए यहाँ पर, ये सबसे दक्षिणी महाजनपद है और कंबोज ये वाला महाजनपद है। तो हम लोग देखते हैं कि ये अस्मक आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कहाँ पर स्थित था, दक्षिण भारत में स्थित था, आंध्र प्रदेश में। किस नदी के तट पर था, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर था। तो इतना ही आप लोगों से इसके बारे में भी पूछा जाता है कि अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में है, गोदावरी नदी के तट पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सबसे पूर्वी कौन सा महाजनपद था, अंग। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, अंग। यहाँ पर उसकी स्थिति थी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन सा था, मत्स्य। ये जयपुर वाला क्षेत्र जो है, जयपुर के आसपास मत्स्य महाजनपद था। तो आप लोगों से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद जयपुर, राजस्थान, अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्र में था। तो कौन सा महाजनपद है, मत्स्य। तो हम लोग क्या देखें, सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज, दक्षिणी अस्मक, पूर्वी अंग और पश्चिमी मत्स्य। इन सब देखिए, इन 16 महाजनपदों में 2 मुख्य महाजनपद ऐसे हैं जिनमें क्या थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बाकी 14 महाजनपद में कैसी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक थी। वो 2 कौन से महाजनपद हैं, वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल 2 ऐसे महाजनपद थे जो कैसे थे, गणतंत्र थे। और बाकी के 14 क्या है, राजतंत्र। देखिए वज्जी और मल्ल ये हिमालय के तलहटी वाले एरिया में इनका विकास हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पे काफी अधिक मैदान नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन गंगा घाटी के निचले क्षेत्र की तुलना में अधिक नहीं होता था। इसलिए यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का क्या किया गया था, विकास किया गया था। बाद में हम लोग देखते हैं वज्जी 8 संघों में विभाजित था, उसका हम लोग बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अभी तक क्या देखें, जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पे है, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय में। अभी तक कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 ऐसे महाजनपद थे जिनमें क्या थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। वो कौन कौन से थे, वज्जी और मल्ल। उसके बाद 10 ऐसे प्रमुख महाजनपद हैं जो कहाँ पर स्थित है, गंगा घाटी में स्थित है। सबसे उत्तरी कंबोज, दक्षिणी अस्मक, पूर्वी अंग और पश्चिमी मत्स्य। अब आइए एक एक के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला महाजनपद हम लोग किसको देखेंगे, काशी। काशी देखिए जो वर्तमान वाराणसी वाला क्षेत्र है, इसका वही लोकेशन है। तो काशी महाजनपद कहाँ पर है, वर्तमान वाराणसी वाले क्षेत्र में। और इसकी राजधानी भी कहाँ थी, वाराणसी में ही थी। और यहाँ के एक प्रसिद्ध शासक हुए, कौन से हुए, ब्रह्मदत्त। बाद में हम लोग देखते हैं कि कौशल के राजा कौन से क्या करते हैं, काशी को जीतकर कौशल में मिला लेते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण महाजनपद है वो कौन सा है, कौशल। कौशल की देखिए 2 राजधानी थी, कौशल की 2 राजधानी है, एक उत्तरी कौशल और एक दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की जो राजधानी थी वो साकेत या अयोध्या थी, जबकि दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। और देखिए जो श्रावस्ती है इसकी पहचान किससे की जाती है, आधुनिक सहेत महेत वाले क्षेत्र से इसकी पहचान की जाती है। ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि सहेत महेत, आधुनिक सहेत महेत में कौन सा महाजनपद था, तो कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती से इसकी पहचान की जाती है।
इसके अलावा यहाँ के प्रमुख राजा कौन हुए? कंस। इन्होंने किसको जीता? काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया। उसके बाद हम लोग तीसरा महत्वपूर्ण महाजनपद किसको देखते हैं? अंग को। अंग की जो वर्तमान स्थिति थी वो कहाँ पर थी? तो अंग वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर जिले में, बिहार के जो भागलपुर और मुंगेर जिले हैं वहीं पर कौन सा महाजनपद था? अंग महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या है? चंपा है। और देखिए ऐसा माना जाता है कि इस चंपा महाजनपद का विकास या वास्तुकार या निर्माण किसने किया था? तो इस चंपा महाजनपद का वास्तुकार महागोविंद थे। इसकी निर्माण योजना किसने तैयार की थी? महागोविंद ने। और इसका प्राचीन नाम, चंपा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मालिनी। तो आप लोग चाहे तो चंपा को इस तरह जोड़ के याद कर सकते हैं। चंपा क्या है? एक लड़की का नाम है। चंपा क्या है? एक लड़की का नाम है। और अंग, उसके अंग क्या है? काफी सुंदर है। तो चंपा किसकी राजधानी हो गई? अंग की। और एक लड़की है तो चंपा, देखिए आप लोग देखेंगे जो फूल वूल का काम करते हैं अक्सर उन्हीं लोगों का नाम चंपा होता है। तो चंपा क्या थी? एक मालिन भी थी। चंपा क्या थी? एक मालिन भी थी। तो इस तरह आप लोग जोड़ कर याद कर लीजिएगा कि अंग जो वर्तमान भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है, इसकी राजधानी चंपा थी। इसके वास्तुकार महागोविंद थे और इसका प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। अब उसके बाद हम लोग अगला जो चौथा महत्वपूर्ण महाजनपद है, कौन सा? मगध। मगध आधुनिक कौन सा एरिया था? तो पटना और गया वाले क्षेत्र में किस महाजनपद का विकास हुआ था? मगध महाजनपद का विकास हुआ था। आगे हम लोग चलकर देखते हैं कि इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली के रूप में कौन उभर कर सामने आता है? मगध महाजनपद, जो सबको जीत कर क्या कर लेता है? अपने में मिला लेता है। तो अभी हम लोग बस इतना देखेंगे कि जो मगध महाजनपद था उसकी स्थिति कहाँ पर थी? पटना और गया वाले क्षेत्र में थी। और इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज और राजगिरी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी होती है, जिसका विकास किसने किया था? हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की क्या की थी? नींव रखी थी। और अजात शत्रु ने उसको क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मगध महाजनपद पटना और गया वाला क्षेत्र है। इसकी राजधानी क्या है? गिरिब्रज और राजगिरी। आगे चलकर पाटलिपुत्र भी होता है। तो इसकी 3 राजधानियां हम लोगों को देखने को मिलती है। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण महाजनपद है कौन सा है? वज्जी। तो देखिए ये जो वज्जी महाजनपद है ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित था, तराई वाले बेल्ट में। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वैशाली में थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली में थी। और इसके आधुनिक बसाड़ से के रूप में देखा जाता है। जो आधुनिक बसाड़ है वहीं पर माना जाता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है मल्ल। मल्ल जो है आधुनिक देवरिया वाला एरिया है। और यहाँ की राजधानी क्या थी? पावा और कुशीनगर। मल्ल देखिए काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और मल्ल महाजनपद से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो मल्ल महाजनपद का लोकेशन वर्तमान क्या है? आधुनिक देवरिया वाला क्षेत्र। इसकी 2 राजधानी थी, पावा और कुशीनगर। आप लोग जानते होंगे महावीर स्वामी को परिनिर्वाण कहाँ पे मिला था? पावा में। और महात्मा बुद्ध को कहाँ पे? कुशीनगर में। इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों के परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है वो क्या है? चेदी। चेदी महाजनपद की आधुनिक लोकेशन क्या था? बुंदेलखंड था। ये वर्तमान बुंदेलखंड वाले एरिया में किस महाजनपद का विकास हुआ था? चेदी महाजनपद का। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो सोत्थीवती। ये भी काफी परीक्षाओं में पूछी गई है, चेदी सोत्थीवती। उसके बाद महाभारत काल में यहाँ के एक महत्वपूर्ण शासक थे, कौन सा? शिशुपाल। आप लोग देखेंगे रुक्मिणी क्या थी? इन्हीं की बहन थी, जिससे कृष्ण ने क्या किया था? शादी की थी। तो हम लोग देखते हैं चेदी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी?
सुथिवती थी और यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुए? शिशुपाल हुए। उसके बाद जो 8वां महत्वपूर्ण महाजनपद है कौन सा है? वत्स। और ये वत्स महाजनपद कहाँ पर था? इलाहाबाद और बांदा वाला, जो वर्तमान में इलाहाबाद और बांदा वाला क्षेत्र है, वहां पर किस महाजनपद का विकास हुआ था? वत्स महाजनपद का विकास हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? कौशाम्बी। देखिए, जब मैं आप लोगों को उपनिषद पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि हस्तिनापुर को बाढ़ में बह जाने के बाद वहां के शासक, अंतिम शासक निचक्षु ने क्या किया था? इसी कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन महाजनपद काल में यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो कौन से होते हैं? उदयन, वत्सराज उदयन के नाम से प्रसिद्ध भी होते हैं। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी वर्तमान इलाहाबाद और बांदा वाला एरिया है। और यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए? उदयन हुए। उसके बाद देखिए कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद का जो आधुनिक एरिया है किससे देखा जाता है? दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। जो वर्तमान दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर वाला क्षेत्र है वहीं पर किस महाजनपद का विकास हुआ था? कुरु महाजनपद का विकास हुआ था। और इस महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ थी। आप लोग देखेंगे बाद में पांडवों ने भी इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। तो हम लोग क्या देखें? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इसकी वर्तमान लोकेशन दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर। उसके बाद जो 10वां सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है कौन सा है? पांचाल। देखिए, पांचाल भी किसकी तरह? कौशल की तरह। इसकी भी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी पांचाल और दूसरी दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कांपिल्य थी। और यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? कौशल, उत्तरी कौशल की साकेत और दक्षिणी कौशल की श्रावस्ती। उसी तरह पांचाल की, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य। और जो पांचाल महाजनपद है इसका जो वर्तमान लोकेशन है वो कहाँ पर है? रुहेलखंड वाला एरिया है। पांचाल महाजनपद का विकास कहाँ पे हुआ था? रुहेलखंड वाले एरिया में। और रुहेलखंड में आप लोग जानते होंगे बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र आते हैं। तो वर्तमान बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र था। और आप लोग जानते होंगे कि यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन? कान्यकुब्ज। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कान्यकुब्ज किस महाजनपद का नगर था? तो पांचाल का था। और कान्यकुब्ज वर्तमान में किसका नाम है? तो कन्नौज को क्या बोला जाता है? कान्यकुब्ज बोला जाता है। खास कर आप लोग याद रखिएगा, कन्नौज का प्राचीन नाम क्या है? कान्यकुब्ज है। उसके बाद जो अगला महाजनपद है 11वां मत्स्य। मत्स्य के बारे में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर जयपुर, भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में जिस महाजनपद का विकास हुआ था उसका क्या नाम था? मत्स्य था। इसकी राजधानी ही आप लोगों से बार बार पूछी जाती है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? विराटनगर थी। उसके बाद जो 12वां महत्वपूर्ण महाजनपद है वो कौन सा है? सुरसेन है। सुरसेन आधुनिक ब्रज वाला एरिया है, ब्रजमंडल। जो ब्रजमंडल है वहीं पर किस महाजनपद का विकास हुआ था? सुरसेन महाजनपद का। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा थी। और यहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन हुए? अवंतीपुत्र भी। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुए? अवंतीपुत्र हुए। उसके बाद जो 13वां सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है कौन सा है? अस्मक, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के तट पर है। इतना ही इससे पूछा जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? पोतन या पोटिल थी। दोनों नाम मिलता है, कहीं कहीं पोतन भी मिलता है, कहीं कहीं पोटिल भी मिलता है। उसके बाद जो 14वां महाजनपद है वो कौन सा है? अवंती। अवंती भी देखिए पांचाल और कौशल की भांति इसकी भी 2 राजधानियां हैं। उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ये याद रखिएगा, अवंती की 2 राजधानी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। और जो अवंती महाजनपद था वो वर्तमान आधुनिक कौन सा क्षेत्र है? तो आधुनिक मालवा, एमपी वाला क्षेत्र में
अवंती महाजनपद का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और बुद्ध काल में यहाँ के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुए, चंड प्रद्योत हुए। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे, तो अवंती के शासक थे। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण महाजनपद है 15वां, गांधार। गांधार जो वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में है आज, तो जो पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र है वहां पर किस महत्वपूर्ण महाजनपद का विकास हुआ था, गांधार महाजनपद का। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। देखिए ऐसा माना जाता है कि भरत के पुत्र, किसके, भरत के पुत्र कौन हुए, तक्ष हुए। भरत के पुत्र तक्ष हुए और इन्होंने ही क्या की थी, तक्षशिला की स्थापना की थी। और तक्षशिला आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मुख्य रूप से क्या था, शिक्षा का केंद्र था। कौटिल्य यहीं पर क्या किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे। इसके अलावा आप लोग देखेंगे जो वर्तमान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, तो जो सिंधु और उसकी सहायक नदी सिंधु और झेलम, जो तक्षशिला है वो किन दो नदियों के बीच है, तो सिंधु प्लस झेलम के बीच स्थित है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो तक्षशिला है वो किन दो नदियों के बीच है, तो सिंधु और झेलम के बीच है। किस महाजनपद की राजधानी था, गांधार महाजनपद की राजधानी थी। और गांधार महाजनपद वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र है। उसके बाद जो 16वां और अंतिम महाजनपद है वो कौन सा है, कंबोज। कंबोज का जो आधुनिक लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम कश्मीर वाला एरिया है, ये जो दक्षिण पश्चिम कश्मीर वाला एरिया है, इस वाले क्षेत्र में इस महाजनपद का विकास था। इसमें मुख्य रूप से राजौरी और हजारा जिले आते हैं कश्मीर के। तो हम लोग देखते हैं जो कंबोज था इसकी राजधानी कहाँ पर थी, इसकी दो राजधानी मिलती है, एक राजपुर और हाटक। ये भी राजधानी बार बार पूछी गई है कि कंबोज की राजधानी कहाँ पर थी, राजपुर और हाटक में थी, राजपुर और हाटक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो कंबोज था वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग कि कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए। यहाँ के घोड़े सबसे अच्छी किस्म के माने जाते थे। और इसके लिए प्रसिद्ध था, तो घोड़ों के लिए भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि कहाँ के घोड़े सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, तो कंबोज महाजनपद के घोड़े क्या थे, सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। इसके अलावा देखिए अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक शब्द है, कौन सा, वार्ता शस्त्रोपजीवी। कौन सा, वार्ता शस्त्रोपजीवी। तो जो कौटिल्य हुए, बाद में हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना होती है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, अर्थशास्त्र है, वो हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। तो कौटिल्य ने इन कंबोज वासियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द कौन सा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो वार्ता शस्त्रोपजीवी का अर्थ क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा देश जहां के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा अपनी क्या करते हैं, जीविका चलाते हैं। क्या, जहां के लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता है। और कौटिल्य ने किसको वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा, तो कंबोज को कहा। इसको खासकर आप लोग याद रखिएगा। देखिए महाजन पदों से इससे अधिक अभी तक किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया है और न पूछा जाएगा, तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।